अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में हमारा टॉपिक आज होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को डिस्कस किया। तो 1886 तक इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ और उनकी डिस्कवरी कंप्लीट हो चुकी थी। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के कैलकुलेशंस के बावजूद एटम का जो मास था वो किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मास से ज़्यादा था। फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन दी कि एटम के अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल जो है मौजूद होता है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। तो इसी पॉइंट को आगे चलाते हुए चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में चैडविक ने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि पोलोनियम था, पोलोनियम जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उसमें से 3 किस्म की रेडिएशंस जो हैं वो अमिट होती रहती हैं, अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गैमा रेस। तो चैडविक ने इन 1932 में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, पोलोनियम से निकलने वाली अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया बेरिलियम टारगेट के ऊपर। ठीक है जी। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें जी कि अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं डबली आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल्स। डबली आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। कि अगर हीलियम के मॉलिक्यूल्स को 2 टाइम आयोनाइज किया जाए, अगर आपके पास हीलियम है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो He+1 बन जाएगा, फिर उसमें से निकालें तो He+2 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो डबली आयोनाइज्ड हीलियम मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं क्या, अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक हो गया। तो इसने पोलोनियम से निकलने वाली अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया हीलियम टारगेट के ऊपर। ये आपके पास जो है वो हीलियम टारगेट है, निकलने वाली अल्फ़ा पार्टिकल्स को हिट किया बेरिलियम के ऊपर। तो इसने नोट किया कि बेरिलियम में से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो अमिट हुई। बेरिलियम में से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो अमिट हुई और उन रेडिएशंस के रास्ते में इसने लगा दिया चार्ज डिटेक्टर। चार्ज डिटेक्टर जो है ये एक ऐसी डिवाइस है जो रेडिएशंस के चार्ज को डिटेक्ट कर सकती थी बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ इट्स नीडल, कि अपने नीडल की डिफ्लेक्शन से ये इसके अंदर कैपेसिटी है कि ये बता सकती है कि हमारी रेडिएशंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है।
तो जब इनके रास्ते में वो लगाई गई, चार्ज डिटेक्टर लगाया गया, तो उसने नो डिफ्लेक्शन, इट गेव अ नो डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन जो है वो नहीं दी, जिससे साबित हुआ कि इन रेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो इन न्यूट्रल रेडिएशंस को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स का, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये बन गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसका जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, इक्वेशन इन्वॉल्व इन अ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, वो देख लें कि हुआ असल में ये कि अल्फ़ा पार्टिकल्स को 2 और 4 बम्बार्ड किया गया बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर जो है वो 9 होता है। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और सेकंड ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, तो सेकंड ग्रुप का पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इसके ऊपर जो है वो बम्बार्डमेंट की गई अल्फ़ा पार्टिकल्स की। तो हुआ यूँ कि इसमें से एक न्यूट्रॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकला। अब इनके एटॉमिक मैसेस को हम सम कर लेते हैं, 9 + 4 13, एक निकल गया, पीछे के रह गया 12, 4 + 2 = 6 एंड 6 एटॉमिक नंबर जो है वो किसका होता है, कार्बन का होता है। यूँ हम कह लेंगे कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम के ऊपर बम्बार्ड किया तो न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो जब इसका न्यूक्लियस डिस्टर्ब हुआ, बीच में से न्यूट्रॉन निकला, वो बेरिलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन में। ठीक है, इट इज़ आल्सो सेड टू बी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, इसको हम मसनूई रेडियो एक्टिविटी भी जो है वो कह सकते हैं। यानी कि हम इसमें देखें तो बेरिलियम कन्वर्ट हो गया किस में, कार्बन में जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो रेडियो एक्टिविटी के बाद किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना, इट इज़ सेड टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट into an other element after radiating the radiations। कि रेडिएशंस को रेडिएट करने के बाद किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होना, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी अ ट्रांसम्यूटेशन। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेरिलियम की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होगी कार्बन में, और बीच में से निकला क्या, एक न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो बिकॉज इट कैरी नो चार्ज, दैट्स वाई दीज पार्टिकल्स, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स आर सेड टू बी अ न्यूट्रॉन्स। इनको जो है वो न्यूट्रॉन्स का नाम दिया गया। इस तरह करके ये बन गई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम कहेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो कहेंगे। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्वेश्चन आपका आता होता है कि राइट फ्री डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि न्यूट्रॉन्स की फ्री डिके जो है वो लिखें कि जब न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे तो उसके अंदर क्या क्या जो है वो मौजूद है और क्या क्या उसमें से निकलेगा। तो जब न्यूट्रॉन की हम डिके करेंगे, ये आपके पास न्यूट्रॉन हो गया 0 और 1, तो आपके पास बनेगा +1 और 1
प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बीच में से, 0 और -1, और प्लस जो है वो न्यूट्रिनो। ठीक है, इट इज डिके ऑफ न्यूट्रॉन, कि जब भी न्यूट्रॉन की हम डिके करेंगे तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या क्या निकलेगा बीच में से, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक हाईली न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो जो है बीच में से निकलेगा। इट इज़ द फ्री डिके ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, उसके बाद जी दूसरा पॉइंट ये है इसकी प्रॉपर्टीज़ में से कि न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज द गैसेस। न्यूट्रॉन्स कैन नॉट आयोनाइज दी गैसेस, कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं आयोनाइज कर सकते बिकॉज न्यूट्रॉन्स कैरी नो नेट चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कैन नॉट रिपेल और अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, के ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर सकते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यही वजह है कि ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं ये परफॉर्म कर सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं कि जिनमें जो है वो किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन दो तरह के होते हैं, स्लो न्यूट्रॉन्स, मूविंग न्यूट्रॉन्स। ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वो कहलाते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। और ऐसे न्यूट्रॉन्स जिनकी एनर्जी जो है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो वो कहलाते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैविंग द एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर मोर इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस, कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस में ये जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू दी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव जो हैं वो हुआ करते हैं। अच्छा जी, अब हम इनकी बात करते हैं कि न्यूट्रॉन्स की वजह से जो रिएक्शंस जो है वो करवाए जा सकते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शंस कैरीड आउट बाय न्यूट्रॉन्स, कि इन न्यूट्रॉन्स को अगर हम प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करें, कि हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर न्यूट्रॉन्स को अगर हम बम्बार्ड करें तो उसमें जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पहले बात की कि न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो हमने बात की कि जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम यूज़ करेंगे फॉर दी न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें 2 न्यूक्लियाई कंबाइन होके सिंगल न्यूक्लियस जो है वो जनरेट करते हैं। तो अब अगर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है इसको प्रोजेक्टाइल के तौर पे लिया जाए, ये आपके पास जो है वो क्या है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ऐसा न्यूट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, उसको हम कहेंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन।
अगर इसको बम्बार्ड किया जाए नाइट्रोजन के ऊपर तो बीच में से निकल जाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल। जब किसी भी एलिमेंट में से अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो निकल जाए, उस एलिमेंट के मैस में से 4 यूनिट जो है वो कमी हो जाती है और उसके एटॉमिक नंबर जो है वो 2 यूनिट डिक्रीज हो जाता है। जब कोई भी एलिमेंट है आपके पास, ये वाला एलिमेंट है, अगर इसमें से इसका एटॉमिक नंबर Z होगा और मैस नंबर जो है वो A होगा, अगर किसी भी एलिमेंट में से एक अल्फ़ा पार्टिकल को निकाल दिया जाए, देखिए अल्फ़ा पार्टिकल का मैस जो है वो 4 है, तो उसके एटॉमिक मैस में से, मैस नंबर में से 4 यूनिट जो है वो कमी हो जाएगी और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 यूनिट जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट कमी हो जाएगी। मैस नंबर 4 होता है, उस एलिमेंट के मैस नंबर में से 4 यूनिट की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब हुआ, टोटल मैस 15 हो गया, 4 बीच में से निकल गया, 11 रह गया। 7 था एटॉमिक नंबर, 2 यूनिट कम करेंगे 5 हो जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बोरॉन में, यानी कि नाइट्रोजन की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इनटू बोरॉन बाय द एलिमिनेशन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। के अल्फ़ा पार्टिकल के निकलने से जो एटॉमिक नंबर है वो 2 यूनिट कम हो गया और मैस नंबर जो है वो 4 यूनिट कम हो गया, न्यूट्रॉन एक अब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह अगर हम कॉपर में न्यूट्रॉन को प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ करें तो ये अब्जॉर्ब होकर कॉपर का आइसोटोप बन जाएगा विद द एलिमिनेशन ऑफ गैमा रेडिएशंस, और उसके बाद ही इसके अंदर न्यूट्रॉन की हो जाएगी डिके। तो हमने पढ़ा कि न्यूट्रॉन की डिके के नतीजे में हमारे पास एक प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो बीटा पार्टिकल की शक्ल में बाहर निकल जाएगा। एक प्रोटॉन बढ़ गया, एटॉमिक नंबर जो है वो 29 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 30 एटॉमिक नंबर होता है जिंक का, यानी कि कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जिंक में, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी इनटू जिंक। तो दीज आर दी न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व बाय दी न्यूट्रॉन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल ऑन एनी टारगेट ऑन एनी एलिमेंट। तो ये थी न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके न्यूक्लियर रिएक्शंस जो इसके ज़रिए से हम करते हैं। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।